ऊष्मागति के प्रथम नियम से लिख रहे हैं। डेल्टा यू लो ये फॉर्मूला निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन से। अब ये एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे नियत दाब पर डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग करने पर, और जब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस टी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब तो ये सभी नियत दाब है तो दाब ऐसे लिख देंगे, ऐसे। एंथैल्पी कोई नई चीज़ नहीं होती है, दरअसल ऊष्मा को ही एंथैल्पी कहते हैं। तो देखो सर, हम कहेंगे चूँकि डेल्टा एच जो होता है ना वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है, बराबर ऊष्मा परिवर्तन। इसलिए नहीं, डेल्टा एच की जगह जो है ना डेल्टा क्यू लिख देंगे और यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा। कल का तुम्हें फॉर्मूला का जो याद आ रहा हो तो ये कुछ किसी का मान होगा, कोई सा भी, कौन सा वाला, ये सी पी का मान बन गया है। नियत दाब पर ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो ये सी पी का मान बन गया है। और ये देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, इसका मान है ये सी बी का मान है। लेकिन दिक्कत ये है कि सी बी का मान तो है लेकिन यहाँ पी है, यहाँ बी होना चाहिए था। तो जब तक यहाँ पी रहेगा तब तक यहाँ हम सी बी नहीं लिख सकते, बाकी आगे का जो है वो भी बाद में देखा जाएगा। तो अभी तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, पी प्लस पी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये पी। देखो ये जो मान है ना ये सी बी का मान है, ये अभी सी बी बन जाता है लेकिन पी की वजह से नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, हम कहेंगे निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दाब तथा आयतन पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी अगर नियत दाब पर है या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी नियत आयतन पर है, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो है ना वो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती है। वो चाहे पी लिख दो या वी लिख दो, एक ही बात होती है। जब एक ही बात होती है तो अब हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ तो आ गया सी पी, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। अब पी की जगह हम बी लिख देंगे, पी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी,
अब कोई कहे जब हमने डेल्टा टी से भाग की थी तो हमने पी के नीचे क्यों नहीं लिखा है डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी सबके नीचे लिखा जाएगा, बी के नीचे क्यों लिखा है? तो डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है, और जो ताप में परिवर्तन होगा तो जो चीज परिवर्तित होगी ना उसके नीचे लिखा जाएगा। दाब नियत है तो दाब तो बदलेगा नहीं, तो जो चीज बदल रही है उसके नीचे लिखा जा रहा है। ऐसे यहाँ आंतरिक ऊर्जा बदलेगी उसके नीचे लिखा हुआ है, एंथैल्पी बदलेगी तो उसके नीचे लिखा हुआ है। पी या नियत है, हमने पहले बोल दिया कि नियत दाब पर, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डेल्टा टी से भाग हो गए सब में, यानी कि ताप बदल दिया सबका। तो देखो इसे अब हम सी भी लिख सकते हैं, तो सी पी भी हमें मिल गया है और सी बी भी मिल गया है। पी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो गया है, और नियत पी पर चल रहा है। हाँ जी, नियत पी पर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण से अब ये चीज अब क्या कहा जाए, आदर्श गैस समीकरण का यहाँ यूज होगा डायरेक्ट। याद देखो पी बी बराबर एन आर टी होता है, अब एन बराबर तो 1 मोल हो जाएगा, तो पी बी बराबर आर टी हो जाएगा। अब हम जो है दाब हमारा सब कुछ नियत चल रहा है, तो हम परिवर्तन कर देंगे। देखो नियत दाब पर परिवर्तन करने पर, नियत दाब पर परिवर्तन कर रहे हैं। अब जब दाब नियत होगा तो दाब में परिवर्तन होगा तो पी रहेगा, तो सबके आगे डेल्टा लग जाएगा। जो चीज नियत है नियतांक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो ये तो नियतांक बन गया, तो इसमें डेल्टा बी हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। आर गैस नियतांक होता है, इसमें परिवर्तन होगा नहीं, तो टी में परिवर्तन हो जाएगा। किस पर करें? नियत दाब पर। अब हम क्या करेंगे कि ये डेल्टा टी इसके नीचे ले आएंगे, तो पी देखो पी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और किस चीज पे नियत करा हमने? पी पर, और बराबर आर रह जाएगा इधर, बस ये डेल्टा टी इसके नीचे आ गई। तो देखो पी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, पी ये सारा का सारा मान जो किसके बराबर है? आर के। तो हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 में मान रखने पर, जब समीकरण 2 में मान लगाएंगे तो यहाँ सी पी, यहाँ सी बी और प्लस आर, इसे इधर ले आएंगे तो सी पी माइनस सी बी बराबर आर, और यही सिद्ध करना था। नियत दाब पर विशिष्ट मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अंतर जो होता है वो गैस नियतांक के बराबर होता है। ये ना फिजिक्स में इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, इसे मेयर का सूत्र भी कहते हैं। मेयर का सूत्र है ये, तो ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी तुम्हें इतना ही करना है। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, माना जो हेडिंग डाला था उसमें, माना एक निकाय जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन, माना एक निकाय जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच होता है, जिससे निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू, तथा आयतन डेल्टा वी हो जाता है, तब ये उतारेंगे, ये सब यहाँ शुरू करेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे। लाइट क्रम, हाँ, जो स्वतः हो जाते हैं अपना आप, तो सब हाँ खुद ब खुद हो जाते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे
नमक डाल देते हैं हम जल के अंदर तो वो अपना घुल जाता है, चीनी डाल देते हैं अपना घुल जाती है, नींबू डाल दो तो उसे घोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इंक डाल दो उसके अंदर। तो ये सारे सारे सतह प्रेरित प्रक्रम होते हैं। तो इसमें लेंगे वे प्रक्रम, वे प्रक्रम, वे प्रक्रम जो जो बिना किसी बाह्य बल जो बिना किसी बाह्य बल के स्वतः संपन्न होते हैं, स्वतः संपन्न होते हैं, बोलो मतलब स्वतः संपन्न होते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। हाँ, कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, नंबर नेक्स्ट नमक का जल में घुलना, नंबर नेक्स्ट जल तथा स्याही, जल तथा स्याही, स्याही क्या होता है? इंक। जल तथा स्याही का विलयन, जल तथा स्याही का विलयन, स्याही हो सकता है, अरे है तो उसी का एक वैरायटी। नंबर लेंगे लिखते रहो। नंबर कागज पर इंक का फैलना, इंक लिख देना या स्याही का लिख देना, स्याही का फैलना, कागज पर स्याही का फैलना। तुम एक कागज कॉपी है जैसे तुम उसके ऊपर डालोगे ना तो नीचे तक पेजों तक ऐसे निकल जाएगी वो स्याही। हाँ डालो उस पर अपनी कॉपी पे। वो तो कुछ भी नहीं कह रही तुमसे। देखो लकड़ी का जलना, नंबर नेक्स्ट लकड़ी लिखना, लड़की मत कर दियो। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना हो गया। कितना हो गया उदाहरण? स्वतः स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम। हाँ इसमें लिखेंगे वे प्रक्रम जिन्हें संपन्न करने के लिए, वे प्रक्रम जिन्हें संपन्न करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, संपन्न करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। कहलाते हैं जैसे जल का विद्युत अपघटन, जैसे जल का विद्युत अपघटन, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल H+ और OH- में टूट जाता है। हाइड्रोजन में
और हाइड्रोक्सी आयनों में वियोजित हो जाता है। उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण नंबर 1, जैसे जल का विद्युत अपघटन, और उसमें अभिक्रिया लिख देंगे। जल का विद्युत अपघटन, नंबर नेक्स्ट, देखो भाई, रेफ्रिजरेटर में बर्फ का जमना, फ्रिज में नहीं जमता है बर्फ। रेफ्रिजरेटर में बर्फ का जमना, जमना, फ्रिज में तो अंदर भी नहीं जमता। बाहर क्यों जमेगा भाई, अंदर जब कूलिंग अंदर हो रही है तो बाहर क्यों जमेगा? बाहर कहाँ तो, जो रेफ्रिजरेटर उसके अंदर ही तो कूलिंग होगी, बाहर थोड़ा हो रही है। क्या कह रही है? हाँ, हेडिंग प्रेरक बल। हाँ, बर्फ का जमना रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है? मतलब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन क्यों? कल किसने कुछ ना पूछा था, दूध का जमना, दूध का दही जमना, ऐसे तो ना पूछा तो था किसने? हाँ, वो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, तो वही पूछे कितने मन होता है। हाँ, वो कौन सा था? देखो, ये किसका फॉर्मूला है? H2O। बर्फ का सूत्र बताओ। देखो जादू हो रहा है, इधर से जल डालने, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। बर्फ का फॉर्मूला CO2। हाँ जी, और कोई? अरे नहीं, जला दो, फिर पीछे वाले को नहीं दिखेगा। तुम इधर बैठो ना थोड़ा सा, तो उसके पीछे बैठो, तुम्हारा एंगल चेंज हो जाएगा आराम से। ये CO2 होता है शुष्क बर्फ, लेकिन ये बर्फ नहीं है। वो बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। हाँ। अब भाप का फॉर्मूला बताओ। भाप, भाप 3 अवस्थाएं। एक इकलौता जल ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये ठोस, द्रव और गैस में, और तीनों अवस्थाएं यही होती हैं। नहीं, प्रेरक बल में लिखेंगे भाई। देखो, प्रेरक बल होता क्या है कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जितने भी होते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। अब स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में जैसे कि हमारे पास एक ढाल है, यहाँ से हमने गेंद छोड़ दी, इसमें तो गेंद लौट तो भी आएगी। कौन सा प्रक्रम होगा ये? स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम? गेंद को ढाल पे छोड़ रहे हैं हम, कौन सा प्रक्रम होगा? बोझा ये है कि हमने 2 प्रक्रम पढ़े हैं। गेंद को छत पे से या किसी ढाल पे से हमने छोड़ दिया है, गेंद आ रही है, तो कौन सा प्रक्रम होगा? अप्रवर्तित प्रक्रम। चलो ठीक है, अप्रवर्तित। देखो,
हाँ, प्रवर्तित प्रक्रम हो गया, ठीक है। अब जो है एक सड़क है और एक सड़क पर हमने गेंद रख दी है या कोई बॉक्स रख दिया है और हमें इसे यहाँ तक पहुँचाना है, ये कौन सा प्रक्रम है? ये बॉक्स है या कोई भी चीज़ है, हमें इसे कैसे भी खींच खांच के उठा के जो भी है उसे यहाँ पहुँचाना है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचाना है, कौन सा प्रक्रम होगा? यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसे यहाँ तक खींचते हुए ला रहे हैं, खींच के तो लाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर लगाएंगे। यहाँ अगर हमने छोड़ दिया, चल पड़ेगा आगे को? हाँ ना, पत्थर ही है, चलेगा, ठीक है। अब ये गेंद है, हमने इसे यहाँ से छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है परिभाषा नहीं समझ में आ रही है। प्रवर्तित प्रक्रम बोलते हैं जो अपना आप हो जाते हैं, जिन्हें हमें करवाना नहीं पड़ता है, लास्ट तक अपना आप हो जाएंगे। और अप्रवर्तित प्रक्रम बोलते हैं, पहले सुन लेकर परिभाषा, अप्रवर्तित प्रक्रम बोलते हैं जिन्हें लास्ट तक हमें करवाना पड़ेगा। अब फ्रिज के अंदर बर्फ जम रही है, अब सोचो बर्फ जैसी जमनी स्टार्ट हुई, ऊपर की परत जमी है उसकी, हमने फ्रिज बंद कर दिया तो इसमें विद्युत बल जो जा रहा था, हाँ वो बंद हो गया, उसमें बल लगना बंद हो गया, बर्फ जमेगा, बल जमना रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम जो कि हम कर रहे हैं और अगर हमने बीच में उसमें बल लगाना बंद कर दिया तो वो वहां पे वहीं रुक जाएंगे, आगे वो चलेंगे नहीं, तो अप्रवर्तित प्रक्रम होते हैं। और ऐसे काम जो एक बार हमने चालू हो गए, अरे कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ही, अब इंक तो डालनी ही पड़ेगी। अब डालने के बाद अगर इंक अपना आप जा रही है, सब में घुल रही है पानी के अंदर, तो ऐसा प्रक्रम इंक वाला जो है वो सतह प्रवर्तित प्रक्रम होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं इसे। हाँ जी, अब बताओ, दोनों अलग अलग हैं ये? सोचने की क्या बात है, वो तो हो रहे हैं, दिखाई भी तो दे रहे हैं। अगर हमें पानी के अंदर इंक डालनी होगी तो कम से कम इंक लेकर तो आनी पड़ेगी हमें। जब वो इंक भी न लाएंगे, हम इंक से कहते चल भाई आजा गिर जा। हाँ जी, कुछ बता रहे थे, हमें बता दो। ये वाला, ये सतह अप्रवर्तित प्रवर्तित, तो देखो ये सतह प्रवर्तित प्रक्रम है। अब सतह प्रवर्तित प्रक्रम से अगर हम कहें कि भाई तू हो जाए, तो होता नहीं है, शुरुआत हमें करनी होती है। अगर लकड़ी में हम आग जला रहे हैं तो कम से कम हमें जो उसमें आग लगानी है वो लगानी तो हमें पड़ेगी, बाकी आगे वो अपना आप जलती रहेगी। अगर हमें जल में चीनी डालनी है और चीनी अपना आप घुलेगी तो वो तो बाद में घुलेगी, चीनी तो हमें डालनी पड़ेगी। अब वो जो डालेंगे तो उसमें बल लगाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ उठा के लेकर आएंगे, हमें कहीं से लेकर आए। तो सतह प्रवर्तित प्रक्रम में कार्य को प्रारंभ करने के लिए या प्रक्रम को प्रारंभ करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे प्रेरक बल कहते हैं। ये है हेडिंग हमारे पास। अगर लकड़ी हम जला रहे हैं, अब ये गेंद जो है, गेंद को हम लुढ़का रहे हैं, तो गेंद तो लुढ़क रही है, लेकिन ये किस बल के कारण लुढ़क रही है? कौन खींच रहा है इसे? तो कोई तो लगा आ रही इसे गेंद को, गेंद ऊपर क्यों ना जा रही है बताओ? जब तुमने यहाँ पे छोड़ी तो नीचे को जाएगी, तो कोई तो वजह होगी जो नीचे को आ रही है, ऊपर को क्यों ना जा रही है? तो यहाँ ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वही प्रेरक बल है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी ऐसे हमारे पास कोई भी चीज हो रही है, अगर हम इंक डाल रहे हैं, इंक उसके अंदर घुल रही है, तो हमने जो उसे उठाया है जिस कारण वो घुल रही है, मिश्रण जिस कारण भी हो रहा है, तो वो सब प्रेरक बल है। लकड़ी में आग जल रही है, जिस बल के कारण भी वो जल रही है, वो सब प्रेरक बल है। और वो बल प्राकृतिक होते हैं, वो हमारे द्वारा लगते नहीं है, हम तो करवा के एक बार और अलग को खड़े हो जाते हैं, वो प्रकृति अपना आप उसे करती रहती है। अगर हमने आधा किलो चीनी डाली है किसी पानी में, तो हम उससे कहें चीनी डालने के बाद में हम ये सोचें कि चल भाई 250 ग्राम घुल जाए, 250 ग्राम एक साइड पर रह जाए, ऐसा हो सकता है? जब घुलेगी तो सारी घुलेगी, नहीं घुलेगी तो नहीं घुलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये सब प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं। तो जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो सब सतह प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कुछ भी चीज तुमसे पूछ ली जाएगी, किसी गेंद को छत पे से नीचे छोड़ा जाता है, बताइए ये कौन सा प्रक्रम है, ठीक है ना? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम, साम्य अवस्था। एक प्रक्रम साम्य अवस्था भी होता है कि प्रक्रम ना इधर चलेगा ना उधर चलेगा, वहीं रुका रहेगा। साम्य अवस्था होती है जैसे तराजू में बैलेंस होता है, वो साम्य अवस्था होती है। या इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके 4 ऑप्शन बनेंगे। साम्य अवस्था इससे अगला चैप्टर होगा तुम्हारा। तो प्रेरक बल जो होता है ना वो अप्रवर्तित प्रक्रम में नहीं लगता, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ तो जो बल लगेगा वो हम लगातार लास्ट तक लगाएंगे तभी प्रक्रम पूरा होगा, वरना जहां हम छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा।
ये वाला प्रक्रम जो होता है इसमें लगता है प्रेरक बल, वही चीज हम लिख रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे डालो प्रेरक बल, उसमें लिखेंगे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में प्रक्रम को, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में प्रक्रम को संपन्न कराने के लिए, प्रक्रम को संपन्न कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है उसे प्रेरक बल कहते हैं। जिस बल की आवश्यकता होती है उसे प्रेरक बल कहते हैं। हेडिंग है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक नया शब्द आया, नई भौतिक राशि है। ये कहने का मतलब ये है अवस्था फलन होता है ये। अच्छा, कौन कौन से अवस्था फलन नहीं होते हैं तुम बता दो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम पंगे ले रही हो। चलो मतलब तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, बताया तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इधर था ही नहीं। बताओ क्वेश्चन क्या था। हाँ हाँ हाँ, देखो एक तो तुम खुद भी एक अपने आप में हो रही थी और दूसरे भी रोक रही थी। दो नुकसान एक साथ कर रही हो। हाँ तभी तो अब जब तुम उसे ऐप करोगे तो तुम्हें क्यों देखे, वो इधर क्यों देखेगी, वो तो पीछे ध्यान जाएगा उसका। अरे बता ही तो रहा था मैं, तुम बतान कहाँ दे रही हो। अरे तुम नहीं बतान दे रही, अब बेचारी वो पढ़ ली, उसे नहीं पढ़न दे रही। हम समय ऐप तो मत करो, समझिए। अब देखो तुम उससे पंगे ले रही हो, फिर बाद में वो कहेगी, क्या फायदा होगा। एंट्रोपी किसी प्रक्रम में जितने भी उसमें अनियमितता होती है वो सब उसकी एंट्रोपी कहलाती है। ऐसा नहीं समझ में आएगा। तुम प्रेयर की लाइन में लगते हो सुबह सुबह, लाइन तुम्हारी जितनी ज्यादा खराब होगी, आड़ी टेढ़ी जितनी ज्यादा होगी, वो पूरे का पूरा निकाय समझो उस फील्ड को, तो उस निकाय की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। लाइन जितनी आड़ी टेढ़ी होगी हम कहेंगे इसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, और जितनी सीधी सीधी लाइन होगी हम कहेंगे एंट्रोपी उतनी ही कम है। तो एंट्रोपी जो है ना किसी बिगाड़ की माप होती है कि कोई चीज कितनी बिगड़ हुई है, तो उस बिगाड़ को नापने के लिए जो पैमाना होता है उसे एंट्रोपी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा है इसका मतलब एंट्रोपी कम है, और वो बहुत ज्यादा हरकतें कर रहा है, उल्टा सीधे काम सामने कर रहा है, जो भी पंगे ले रहा है, और सारे विचारे समझ लो उसकी एंट्रोपी बढ़ा हुई है। नहीं उसी को बोलूंगा, मैं तो निकाय की बात कर रहा हूँ। अरे तुम लोग किसे समझ रहे हो भाई। यही हालात होती है, चिराग पहले अंधेरा ही रहता है हमेशा। तो एंट्रोपी क्या होती है कि किसी भी तंत्र की या किसी निकाय की अनियमितता की माप होती है। एंट्रोपी जितनी ज्यादा होती है अनियमितता उतनी ही अधिक होती है। अनियमितता मतलब बिगाड़ जितना भी होता है, और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, और एस बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग एक साथ बैठे हो ठीक ठाक बैठो, अभी यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए, तो क्या बिल्कुल सीधे सीधे बैठोगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, गर्मी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिस कारण क्या होगा, जितने भी सीधे सीधे खड़े होंगे ना, सीधा सीधा कोई नहीं होगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी एंट्रोपी, कोई भी किसी भी निकाय की टेम्परेचर बढ़ जाए या उष्मा बढ़ जाए, यह है उष्मा बढ़ने पर एंट्रोपी उसकी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। लिखेंगे इसमें एक बार तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब ब्रह्मांड पूरे विश्व की जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है, तो क्या कि
नंबर 1 था उसमें बढ़ रही है विश्व की एंट्रोपी या पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, दूसरा है घट रही है, तीसरा है साम्य अवस्था में है, चौथा है 0 है। बढ़ कैसे रही है भाई? अच्छा, द्रव्यमान जो पृथ्वी का घट रहा है या बढ़ रहा है? हाँ भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुना है किसी ने? क्या है? हाँ। तो जब द्रव्यमान को हम ना नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, तो जब द्रव्यमान हम उत्पन्न ही नहीं कर सकते तो द्रव्यमान बढ़ेगा कैसे? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो हमेशा नियत रहता है, या पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है। क्यों? कोई कहे कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो सोचो, अगर जनसंख्या बढ़ रही है ना तो उतने व्यक्ति मर भी रहे हैं, पृथ्वी की उठाई जाएगी। हाँ। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है या उस पर कोई वजन बढ़ रहा है पृथ्वी पर, तो उतना वजन घट भी रहा है। सोचो कहीं पूरी दुनिया में मिला के 1 लाख बच्चे पैदा हुए, पूरी दुनिया में मिला के एक दिन में, ठीक है, 2 लाख नहीं मरेंगे। समझ? ऐसा हो कैसे सकता है कि 1 लाख पैदा हुए तो 1 लाख बच्चे मर जाएंगे? ऐसा डेली नहीं होता है। मृत्यु दर जो वो कम होती है और जन्म दर जो होती है ना वो ज्यादा होती है। लेकिन अब हम वजन की बात करते हैं। अब सोचो कहीं पूरी दुनिया में मिला के 1 लाख बच्चे पैदा हुए, उनका वजन 200 कुंटल कितना हो जाएगा? 2 कुंटल हो जाएगा। उनमें से पूरी दुनिया में कहीं एक हाथी मर जाए, वो बराबर हो जाएगा। समझिए? क्योंकि वो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। तो अगर दुनिया में वजन बढ़ा भी है ना तो कहीं दुनिया में वजन घट भी जाता है। इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रहता है, लेकिन एंट्रोपी नियत नहीं रहती है। बिगाड़ बढ़ रहा है, लोग अपना काम नाम कर रहे हैं। पहले पृथ्वी कैसी थी, अब कैसी हो गई? अब से 10 साल बाद 20 साल बाद पृथ्वी कैसी हो जाएगी? कहीं बिल्डिंग बन जाएंगी, पेड़ कट जाएंगे, तो उबड़ खाबड़ जगह जो है वो सार हो जाएगी। तो विश्व की एंट्रोपी जो है ना वो बढ़ रही है, याद रखना। द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर रहे हैं ना नष्ट कर रहे हैं, तो बराबर है। लिखेंगे इसमें किसी निकाय का एंट्रोपी देखो क्या हो गया? गाली चल पड़ी क्या? क्या हो रहा है? तो लिखो किसी निकाय की एंट्रोपी, किसी निकाय की एंट्रोपी उसकी अनियमितता की माप है, उसकी अनियमितता की माप है, अनियमितता की माप है। तंत्र में अनियमितता तो अनियमितता को एक शब्द दूसरा भी कहते हैं, कभी इस नाम से आ जाए, आच्छादिता। अनियमितता जितनी अधिक होती है, अनियमितता जितनी अधिक होती है, निकाय की एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है। एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित करते हैं। बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से किसकी एंट्रोपी सबसे अधिक होगी और किसकी सबसे कम होगी? ठोस, द्रव, गैस में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? क्यों? गैस दूर दूर नहीं रहते, वो गति करते रहते हैं, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम द्रव की होगी, और सबसे कम स्थिर जो रहेंगे वो इसकी होगी। ये लिखेंगे, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये लिख देंगे, पहले ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे, कोई बताएगा एंट्रोपी का मात्रक? हाँ जी, अरे सूत्र से बनता है मात्रक, ये बटे ये ओस्मा प्रति सेकंड होता है। ओस्मा का मात्रक भी उसमें ही होता है, ओस्मा को ओस्मा में नापते हैं, ओस्मा को केल्विन में नापते हैं। अरे ये टेम्परेचर है, सेकंड के बोले जा रही हो बार बार, टेम्परेचर।
आज जाके दवाई वाई ले लियो। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है चटक के दिखाया थोड़ी बहुत। तुम देखो इधर, तुम जो है डॉक्टर के सामने बस ऐसी दो चार बातें बोल दियो, वो अपना आप दे देगा। उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? हम तो मात्रा बता रहे हैं, तुम बताओ कौन बता रहा है? उसमें है। अरे और कोई है? वो लग गया अपने काम पे, मौका मिल गया उन्हें। हाँ जी, कुछ बता रहे थे क्या? देखो ऊष्मा का मात्रक जो होता है ना, वो किलो कैलोरी होता है, और इसका केल्विन होता है या डिग्री सेल्सियस। किलो केल्विन प्रति केल्विन या जूल प्रति केल्विन या किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। किसी के घर में एक ही नाम थोड़ा ना होता है, सोनू मोनू पप्पू सप्पू होता है, क्या होता है? एंट्रोपी के प्रकार। पहले वाला हाइड्रोजन डाल देंगे इसमें।